हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामना। तो इस पर्व में भोजन का भी बहुत ही महत्व है। इसके लिए गुड़ और चावल के बहुत सारे व्यंजन बनते हैं और तिल भी होता है, इसमें मूंगफली भी होता है। मतलब ठंड में जितनी भी चीज़ें खा सकते हैं गर्मी लेने के लिए, तो वह शरीर को, बॉडी को गर्म रखता है। इसके लिए इसको तरह तरह से बनाया जाता है, अन्य अन्य तरीक़ों से। इसके लिए मैंने लड्डू बनाए हैं, कुछ मूढ़ी वगैरह है और तिल है, मूंगफली है। मूंगफली जिसे मैंने भून लिया है, तिल को भी भून कर रख लिया था, मूढ़ी बाज़ार से मंगाया था और चूड़ा को भी घर में भून लिया था। इन सब को भून कर रख लिया और वही गुड़ का पाक तैयार कर रही थी। गुड़ का पाक तैयार कर सकते हैं आप, जैसे गुड़ को ठंडे पानी में डाल दें। उबलते हुए गुड़ को, वह अगर जमा हो जाता है और पानी में नहीं घुलता है तो वह तैयार है। उसको सभी बर्तनों में अलग अलग 4 जगह मैं बांट दूंगी। एक कुछ मूढ़ी पर, कुछ चावल पर और कुछ तिल पर और कुछ मूंगफली पर, और सबको फिर ठंडा होने के बाद लड्डू बनाऊंगी। और लड्डू बनाते समय पानी थोड़ा हाथ में लेना पड़ता है और इस तरह से लड्डू सारे तैयार हो जाते हैं। तो इसका बहुत महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। मकर संक्रांति का त्यौहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि इसमें विशेष प्रकार के भोजनों का भी विशेष महत्व होता है। इस त्योहार पर बनाए जाने वाले पकवान भारतीय संस्कृति की विविधता और त्योहार की मिठास को दर्शाते हैं। मकर संक्रांति पर बनाए जाने वाले पारंपरिक भोजन गुड़ और तिल के लड्डू होते हैं। तिल और गुड़ का संयोजन मकर संक्रांति का मुख्य आकर्षण है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह शरीर को ठंड से बचाने में मदद करता है, गर्मी प्रदान करता है बॉडी को। यह भोजन स्नेह और मधुरता का प्रतीक है, जिससे लोग रिश्तों में मिठास बनाए रखते हैं। खिचड़ी बनती है इसमें दूसरे दिन। मकर संक्रांति को उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। चावल, दाल और सब्जियों से बनी खिचड़ी इस दिन खास तौर पर खाई जाती है। इसे पवित्र भोजन माना जाता है और इसे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। घी और चूड़ा। बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन चूड़ा के साथ ताज़ा गुड़ और दही का सेवन किया जाता है। यह भोजन पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। पिन्नी और गजक। पंजाब और हरियाणा में तिल से बनी गजक और गुड़ की पिन्नी बनाई जाती है और खाई जाती है। यह ऊर्जा देने वाला भोजन है जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। पोंगल भी मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन चावल, गुड़, दूध और घी से बने पोंगल को भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। इसे मीठे पोंगल और खारे पोंगल के रूप में तैयार किया जाता है। रसिया और दही। छत्तीसगढ़ में इस दिन गुड़ और चावल से बने रसिया, मीठा चावल का सेवन किया जाता है। इस समय ही सारा नया अन्न आता है, गुड़ भी, गुड़ का रस भी और चावल भी, तिल भी सब। तो इसीलिए नए भोजन से मिठाइयाँ बनाकर भगवान को समर्पित करके और खाया जाता है और बांटा जाता है। इसे तिल और दही के साथ खाया जाता है, गुड़ और चावल से बने रसिया को। बैसाखी भोज। पश्चिमी भारत में बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ साग तैयार किया जाता है। राजस्थान और गुजरात में तिल के लड्डू और मिठाइयों का विशेष स्थान है। भोजन का सांस्कृतिक और स्वास्थ्य महत्व। सर्दियों में ऊर्जा और गर्माहट के लिए तिल, गुड़ और खिचड़ी जैसे भोज्य पदार्थों को ठंड से बचाने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करने के लिए खाया जाता है। सामाजिक जुड़ाव। मकर संक्रांति पर भोजन सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है और खाया जाता है, जिससे सामाजिक और पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। दान का महत्व। इस दिन भोजन का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल, गुड़, खिचड़ी और अनाज का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और निष्कर्ष क्या है इसका, कि मकर संक्रांति के भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये त्यौहार के मूल्यों, परंपरा और स्वास्थ्य का हिस्सा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सादगी और प्रकृति के साथ जुड़कर आनंद लिया जाता है। हर क्षेत्र में अपने खास प्रकार के व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं और इस त्यौहार की विविधता और सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अभी इतनी देर में मैंने सारे
लड्डुओं में गुड़ डाल दिया और डालने के बाद उन्हें 2-4 मिनट के लिए ठंडा होने दे रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा जो गुड़ बचा, बाकी 3 जगह देने के बाद इसमें मैंने मूंगफली डाल दिए और इसे भी ठंडा होने देना है। और ठंडा होगा तो फिर ये लड्डू सारे इसके बनेंगे। फिर एक एक करके सबके लड्डुओं को बांधना भी है। और इसको तो पहले के समय में बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, क्योंकि पहले के समय में परिवार बहुत बड़ा होता था सबका। अब एक चीज़ और मैंने किया है कि तिल को सभी लड्डुओं में डाला है मैंने। मूंगफली में भी थोड़ा सा तिल डाल दिया और मूंगफली और तिल को मैंने चावल के जिसको पफ्ड राइस बोलते हैं आप, मुढ़ी में डाला और फ्लैट राइस को भी भूनकर जो तैयार किया था इसमें भी डाल दिया। अब देखिए ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने के बाद अब इसको गोल गोल लड्डू बनाना है। थोड़ा सा गर्म है अभी, हाथ में थोड़ी सी गर्मी हमको लग रही है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही बंधाएगा। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये शेप ले लेगा और फिर आपकी बात नहीं मानेगा। जैसा आप मोड़ना चाहेंगे वो नहीं मुड़ेगा। इसके पहले आप थोड़ा सा घी और पानी हाथ में लगा लें। घी हाथ में लगाने से ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। और उसके बाद पानी लगा लें ताकि पानी और घी की मदद से ये अपने आप में सिमट जाए और आपके हाथों में नहीं लगे। अगर हाथ में चिपकता रहेगा तो फिर ये लड्डू नहीं बनेगा। तो अभी तो देखिए पहली बार मैंने घी लगाया, अब इसके बाद में पानी लगाऊंगी और तब ये पूरी अच्छी तरह से गोल होगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा ये चिपक रहा है क्योंकि अभी ये गर्म है और फैला हुआ है, ये समेटा नहीं जा रहा है। तो अब 1-2 मिनट और इसको ठंडा होने में लगेगा और तब जाकर ये अच्छी तरह से गोल हो पाएगा। ये काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन इसे बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत ही इंजॉय करते हैं। गाँवों में इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे लड्डू बना लिया और कई बच्चे बैठ जाते थे डलिया लेकर या गमला लेकर और उसको इस तरह से घुमाते थे, तब ये एक एक जगह में ये शेप में बैठ जाता था और गोल हो जाता था और काफ़ी सख्त हो जाता था। इस तरह से ये अच्छी तरह से गोल हो जाएगा तो फिर इसकी सेटिंग हो जाएगी और सेटिंग होने के बाद यह टूटेगा नहीं। और इसके बाद थोड़ी देर इसको ठंडा में रख दिया जाता है। ये काम लगभग 3-4 दिनों से पहले से शुरू हो जाता है गाँवों में। तो शहर में जब आप छोटे छोटे परिवार में रहते हैं तो उसमें ज़्यादा बनाना भी नहीं पड़ता है और ज़्यादा लोग आपके परिवार में होते भी नहीं हैं तो कम ही बनता है। और यह तो मैंने दिखाने के लिए बनाया, आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैंने बनाया। लेकिन मैंने तकनीक बताई, तरीका बताया। सूप डलिया डगरा होता था गाँव में पहले के समय में, उसमें डालते जाती थी गोल गोल करके महिलाएं और बच्चे उसको हिलाया करते थे और गोल गोल करके शेप बनता था उसका। और फिर उसे मिट्टी की हांडी में रख कर उसके मुख को कपड़े से बांध कर ऊपर से फिर किसी बर्तन से ढक दिया जाता था ताकि उसमें हवा नहीं लगे। और उसके बाद एयरटाइट जार में भी आप रख सकते हैं। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लोगों को एयरटाइट जार में रखते हैं। पहले मिट्टी के हांडियों में रख कर ऊपर से दूसरी मिट्टी की हांडी एक पर एक चढ़ा कर रख दी जाती थी और सबसे ऊपर वाले हांडी के मुख पर कोई ढक्कन लगा दिया जाता था ताकि हवा उसमें जाए नहीं। और काफ़ी मात्रा में बनाया जाता था। ये तो अभी मैंने एक एक आधा आधा गमला दिखाया है ना। इस तरह से कम से कम 5-5 6-6 गमले तैयार किए जाते थे और बच्चे खूब एंजॉय करते थे, महीनों तक खाते थे। ये ख़राब नहीं होता है क्योंकि गुड़ का पाक बनता है और पाक में ये सब डाला जाता है और सब कुछ भुना हुआ होता है, इसमें इसलिए इसमें और मॉइस्चर नहीं लगे इसके लिए इसकी व्यवस्था की जाती थी। और इस तरह से बच्चे बहुत खुश होते थे, दिन में 2-3 बार उठाकर खा लेते थे लड्डू। हमें भी याद है, हम लोगों ने भी बचपन गुजारा है। बहुत प्रचलन था हम लोग के यहाँ मुरही बनाने का, मुरही खरीद कर लड्डू बनाने का। और बच्चों बच्चों के लिए ही खास करके माँ बाप बनाते हैं ये सब चीज़ ताकि बच्चे खाएं। जब भी उन्हें भूख लगे उनके हाथ में झट से 1-2 लड्डू थमा देते थे और बच्चे खाते थे और खुश होते थे और खेलते थे।
अभी देखिए मैंने सारा कुछ थोड़ा थोड़ा पाक बिल्कुल सही बनाइएगा तो लड्डू बिल्कुल सही बनेगा। अगर पाक नहीं सही बना तो लड्डू आप नहीं बना पाएंगे। जितनी बार गोल करेंगे उतनी बार यह फैल जाएगा और अलग हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बादल रहता है तो पाक जल्दी से लड्डू सूखता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि पाक अगर इसका सही होगा तो लड्डू आपका ख़राब नहीं होगा। सब सब लड्डू मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है और आपको ये दिखा रही हूँ। और अभी हम लोग इसको फिर इसकी प्लेटिंग भी करेंगे। और धीरे धीरे अगर मैंने जल्दी जल्दी इसे नहीं बना लिया तो फिर ये सारे गुड़ के पाक में यह सूख जाएगा और फिर लड्डू नहीं बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब लड्डू नहीं बनता है तो उसे हम लोग थपथपा देते हैं हाथों से और उसकी चिक्की टाइप से बना देते हैं और थोड़ा जल्दी ही काट कर टुकड़े में बांट देते हैं और उसके बाद फिर सूखने देते हैं। जब सूखता है तो उसे फ्लैट चकोर स्क्वायर टाइप का काट कर और निकालते हैं और उसे भी खा सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह से खाएं, या तो लड्डू बनाकर खाएं या इसका फ्लैट चिक्की बनाकर खाएं या फिर इसे ऐसे ही रहने दें और टुकड़े में तोड़ तोड़ कर खाएं। बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी तो इतना है कि कहना नहीं। गुड़ भी, तिल भी, चूड़ा चावल तो अनाज है ही, और मूंगफली भी। सब सब शरीर को ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। और इसे खाकर अगर आप पानी पीते हैं तो ठंड कम लगती है। इस तरह से मैंने सब बनाया और उसके बाद अब इसके साथ ही मैंने दही चूड़ा, दही भी मैंने घर में ही जमाया था, चूड़ा केवल मार्केट से मंगाया। और सब्जी भी बनानी थी, लेकिन इन सब को बनाने में बहुत टाइम निकल गया और काफ़ी थक भी गई थी मैं। और इतना के बाद मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो शाम को सब्जी बनाएंगे और फिर सब्जी के साथ चावल या जो भी खाना होगा रोटी खाएंगे। लेकिन अभी मैंने सब्जी को स्किप किया। सब्जी भी बनानी थी, बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन नहीं बना पाई। और अभी इसी के साथ खाना होगा। थोड़ा थोड़ा सब करके एक प्लेट में हम लोग इसकी प्लेटिंग करेंगे और उसके बाद हम अभी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। और प्लेटिंग करने में एक एक चीज़, सब एक एक पीस सब प्लेट में रखेंगे और चूड़ा रखेंगे और दही रखेंगे और इसे फिर इंजॉय करेंगे। भगवान के आगे थोड़ा सा चढ़ाया जाता है और उसके बाद भगवान का नाम लेके खाया जाता है कि ईश्वर आप इसी तरह से अनाजों की पूर्ति करते रहें और हम सबको हेल्दी रखें और सबको हेल्दी रखें। पूरा संसार सुखी हो, स्वस्थ हो और सब के घर मंगल हो। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति। कल मैं जब खिचड़ी बनाऊंगी तो खिचड़ी की भी प्लेट आपको दिखाऊंगी और आप कैसे बनाते हैं। आप ज़रूर हमें एक एक चीज़ के बारे में कमेंट करके बताएं कि आप तिल के लड्डू कैसे बनाते हैं, चावल के लड्डू कैसे बनाते हैं और चूड़ा का लड्डू कैसे बनाते हैं, मूंगफली की चिक्की और लड्डू कैसे बनाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कितना फ़र्क है आपके क्षेत्र और हमारे क्षेत्र में। आप